स्कूल में जितने भी लड़कों ने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज किया, सब रिजेक्ट हो गए, सिवाय मेरे एक एकदम बैकबेंचर सीधे सादे लड़के के, जो हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए भीड़ में घुस गया। देखने वाले चिल्ला पड़े, भाई साहब, क्या कतई जहर तरीका है। इसने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को पटाने के लिए कट्टे बोरी का इस्तेमाल कर डाला। लेकिन उन पागलों को क्या पता कि मुझे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो बस उसके हाथ में रखी पानी की खाली बोतल चाहिए थी। असल में मैं एक ऐसे अजीब काम सिस्टम से बंधा हुआ था जहां मुझे इस हफ्ते कूड़ा बीना था और अगले हफ्ते हवाई जहाज उड़ाना था। इसलिए मैं सुबह सुबह पूरे जोश में प्लास्टिक की थैली लेकर कूड़ेदानों में पानी की बोतलें ढूंढ रहा था। जैसे ही मैं उस लड़की के पास बोतल मांगने पहुंचा, सुकिंग्यान, लड़की ने अकड़ में कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सुकिंग्यान ने जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के मुंह से ये सुना था कि वो उसे पसंद नहीं करता। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, तो फिर तुम यहां आए क्यों हो? मैंने सीधे मुद्दे की बात की, मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या तुमने अपनी पानी की बोतल खत्म कर ली? क्या मैं उसे ले सकता हूं? ये सुनते ही सुकिंग्यान के होश उड़ गए और वहां खड़े बाकी लड़कों में हंगामा मच गया। सब सोचने लगे कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई स्कूल की सबसे सुंदर लड़की से उसका कचरा मांगने की। हद हो गई भाई। सब ठहाके मारकर हंसने लगे, यहां तक कि सुकिंग्यान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने तुरंत बोतल का सारा पानी एक ही घूंट में गटक लिया और खाली बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने भी फुर्ती दिखाई, बोतल पकड़ी, जमीन पर पटकी, पैर से दबाकर पिचकानी की और सीधे अपने यूरिया वाले थैले में डाल दी। ये सब मैंने इतनी तेजी और सफाई से किया जैसे मैं बरसों का खिलाड़ी हूं। वहां खड़े आशिकों का तो दिल ही टूट गया। वो सोचने लगे कि जिस बोतल से उनकी अप्सरा ने पानी पिया था, इस लड़के ने उसे कुचलकर कबाड़ बना दिया। क्या बर्बादी है। जैसे ही मैंने बोतल थैले में डाली, मेरे दिमाग में घंटी बजी और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, सुंदर लड़की की पानी की बोतल मिली, 2000 युआन का कैशबैक मुबारक हो। इस तगड़े नोटिफिकेशन ने मेरा दिन बना दिया और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, भाई सच में लड़की पटाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद पैसा कमाना है। बिना कुछ बोले मैं चुपचाप वहां से 9-2-11 होने लगा। और सुकिंग्यान, वो वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन सोच में डूब गई कि ये क्या बवाल लड़का था। सच में भाई, लड़की पटाने के चक्कर में पड़ने से तो कहीं ज्यादा अच्छा पैसा कमाना है। बोतल ठिकाने लगाने के बाद मैं बिना कुछ बोले मुड़ा और वहां से खिसकने ही वाला था। इधर सुकिंग्यान का दिमाग घूम गया। उसके मन में 100 सवाल चल रहे थे। बस इतनी सी बात थी, ये लड़का तो बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। तभी अचानक सुकिंग्यान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनो, 1 मिनट रुको। उसकी आवाज सुनकर मैं मुड़ा कि भाई अब क्या हो गया। वहां खड़े न जाने कितने लड़के लड़कियां अपने फोन निकालकर सुकिंग्यान का वीडियो बनाने लगे, जो चलकर मेरी तरफ आ रही थी। पास आकर उसने पूछा, क्या तुम एकुन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? मैंने कहा, हां। तो फिर तुम ये कचरा क्यों उठा रहे हो? मैंने तुरंत चौड़े होकर एकदम समाज सुधारक वाला लुक बनाया और कहा, देखो आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं पर्यावरण को बचाने में अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूं। सुकिंग्यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी तो मैंने तुरंत सच उगल दिया, अच्छा चलो साफ साफ बताता हूं, असल में मैं इन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहता हूं। ये सुनते ही वहां खड़े लड़कों में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। अरे भाई, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के सामने कोई अपनी कंगाली का रोना ऐसे कैसे रो सकता है? ये लड़का तो अलग ही लेवल का पीस है। सुकिंग्यान 2 सेकंड के लिए रुकी, फिर बोली, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर हॉस्टल में जाकर अभी आती हूं। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्यों भाई? रुकने का कोई सॉलिड रीजन तो बताओ। मेरी इस बेरुखी पर सुकिंग्यान को थोड़ी चिढ़ हुई। उसने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा था जो भाव ही न दे रहा हो। उसने कहा, मेरे हॉस्टल के कमरे में कुछ फालतू गत्ते के डिब्बे और कार्टन पड़े हैं, तुम चाहो तो उन्हें ले जा सकते हो, बिल्कुल फ्री में। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। वो मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत सीधे लड़के हो, मुझे तुम पसंद आए, यहीं रुकना, मैं अभी आई। इतना कहकर सुकिंग्यान अपने लंबे लंबे कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं। अब नीचे मैदान में मैं चारों तरफ से लोगों के तानों और गपशप से घिर चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हाथ में यूरिया का कट्टा लिए ये गरीब लड़का स्कूल की सबसे बड़ी अप्सरा का दिल कैसे जीत गया। सब यही सोच रहे थे कि भाई ये कौन सा जादू टोना है। कहानी का ये मोड़ तो बड़ा मजेदार है। वहां खड़े लड़के आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है आजकल भगवान का अमीर और हैंडसम लड़कों से मन भर गया है, तभी तो उन्हें ऐसे कबाड़ी लड़के पसंद आ रहे हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं भी वैसा ही एक गरीब और बेवकूफ लड़का नहीं हूं? खैर, मेरे लिए तो वो अप्सरा भी कबाड़ की एक बोरी जैसी ही थी जिससे मुझे पैसे मिलने वाले थे। मैंने बाकी लड़कों से कहा, चलो भाई, अब और फालतू बात नहीं, मुझे जल्दी से हॉस्टल जाकर अपनी बोरी संभालनी है।
तभी कुछ ही सेकंड में सु किंगयान हाफती हुई वापस नीचे आई। उसने कहा कि गत्ते के डिब्बे बहुत भारी हैं, इसलिए मुझे खुद ऊपर आकर उन्हें उठाना पड़ेगा। उसने हॉस्टल की वार्डन सुपरवाइजर से पहले ही बात कर ली थी। मैं एक पल के लिए रुका और थोड़ा नखरा दिखाते हुए पूछा, क्या मुझे सोचने के लिए 1 मिनट मिल सकता है? ये सुनकर सु किंगयान सन्न रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़के का इंतजार नहीं किया था, और आज वो इस कबाड़ उठाने वाले के सामने खड़ी होकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे सोचने का इंतजार करूंगी। वहां खड़े आशिकों का तो खून खौल गया। वो गुस्से से लाल पीले हो गए कि इस कबाड़ी की इतनी मजाल जो हमारी अप्सरा को 1 मिनट का वेट करवाए। उनके लिए तो देवी का 1 सेकंड का इंतजार भी उनके दिल पर छुरियां चलने जैसा था। उनका बस चलता तो वो मुझे वहीं पकड़कर कूट देते। तभी ठीक उसी मिनट मेरे दिमाग में फिर से सिस्टम की घंटी बजी। बधाई हो, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के घर हॉस्टल के कचरे पर आपको 1000 गुना ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। सिस्टम की आवाज सुनते ही मेरी बाँछें खिल गईं। भाई, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ जाने में अब असली फायदा दिखने लगा था। मेरे चेहरे पर आई इस तगड़ी मुस्कान को देखकर सु किंगयान ने पूछा, तो क्या सोच विचार पूरा हो गया? मैंने तुरंत चौड़े होकर जवाब दिया, हाँ मैडम, बिल्कुल डन है। चलिए, मैं तैयार हूं। और फिर क्या था, वहां खड़े सारे लड़कों की जलती हुई और ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मुझे खुद लड़कियों के हॉस्टल के अंदर ले जाने लगी। वहां खड़े आशिकों के तो तन बदन में आग लग गई। एक लड़का तो कोने में बैठकर सिगरेट के 2 पैकेट फूंक गया, पर फिर भी उसका दिमाग ये नहीं समझ पाया कि आखिर कट्टे वाले इस कबाड़ी लड़के में ऐसा क्या जादू था जो देवी उसे सीधे अपने हॉस्टल के कमरे में ले गई। सु किंगयान के पीछे पीछे जब मैं लड़कियों के हॉस्टल के अंदर जाने लगा तो अगल बगल से कई सुंदर सुंदर लड़कियां गुजरीं। मुझे देखकर उनकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कुछ गॉसिप क्वीन तो आपस में खुसर पुसर करने लगी, अरे भाई ये क्या सीन है? क्या सु किंगयान को सच में बॉयफ्रेंड मिल गया? ये तो कतई ब्रेकिंग न्यूज है। और ऊपर से लड़का देखो, कबाड़ बीनने वाला। हमारी स्कूल की इस अप्सरा की चॉइस भी कितनी अजीब है। लगातार 6 मंजिल सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल गई और मैं जोर जोर से हाँफने लगा। मुझे ऐसे हाँफते देख सु किंगयान ने मजे लेते हुए चिढ़ाया, क्यों भाई, बस इतनी सी हवा निकल गई? क्या सच में तुम ये कबाड़ उठा पाओगे छोटे नवाब? ये सुनते ही भाई मेरी मर्दानगी पर बात आ गई। मैंने तुरंत अपनी कमर सीधी की और मन ही मन बोला, अरे मैं यूरिया का इतना भारी कट्टा लेकर चल रहा हूं, थकूंगा नहीं तो क्या होगा? सु किंगयान हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम यहीं गैलरी में रुको, मैं अंदर से गत्ते के डिब्बे लेकर आती हूं। मैं थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, क्यों, क्या मुझे तुम्हारे कमरे के अंदर नहीं चलना? सु किंगयान ने अपनी भौहें तान लीं और बोली, अच्छा तुम्हें मेरे कमरे के अंदर आना है? बड़े सपने देख रहे हो? मैंने तुरंत ताना मारा, हूं, समझ गया, पक्का तुम्हारा कमरा कबाड़खाना बना होगा, एकदम गंदा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार कर लेता हूं। मेरी ये बात सुनते ही सु किंगयान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो भड़क कर बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि सब लड़कियों के कमरे गंदे, बिखरे हुए और बदसूरत होते हैं? मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था, अगर बुरा लगा हो तो भाई गलती हो गई, सजा दे दो। पर मेरी बातों ने तो आग में घी का काम कर दिया। सु किंगयान बिल्कुल तैश में आ गई, अरे ओ भाई, बिना देखे कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। चलो आज मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा ही देती हूं। मैंने शरीफ बनते हुए साफ मना किया, ना बाबा ना, लड़कियों के कमरे में जाना संस्कारी लड़कों को शोभा नहीं देता। सु किंगयान ने जिद पकड़ ली, अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। और हां, कमरा देखने के बाद तुम्हें मेरी तारीफ में 50,000 शब्दों का एस्से निबंध लिखना पड़ेगा। मैंने भी कह दिया, अरे तुम तो कतई तानाशाही चला रही हो, तुम चाहे मुझे मार ही डालो पर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं जितना मना करता गया सु किंगयान उतनी ही अड़ती गई। आखिर में उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर ले गई। ये नज़ारा देखकर हॉस्टल की बाकी लड़कियों के तो तोते उड़ गए, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब भाई मेरे पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं भी क्या करता? आखिर एक लड़की इतनी जिद जो कर रही थी, उसकी बात टालना भी तो ठीक नहीं था। जैसे ही मैंने सु किंगयान के उस वीआईपी और आलीशान कमरे में पैर रखा, भाई साहब, कतई नशीली और मस्त खुशबू का झोंका आया। मेकअप, परफ्यूम और शावर जेल की मिक्स्ड महक ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। लड़का तो मना करते करते सीधे रूम के अंदर पहुंच गया। कुल मिलाकर भाई कमरे की खुशबू तो कतई कड़क थी। वो कमरा 4 लड़कियों का था और उसकी बाकी रूममेट्स भी भाई साहब एक से बढ़कर एक, कतई अप्सरा, एकदम गोरी चिट्टी, सुंदर चेहरे और लंबी टांगों वाली। सु किंगयान ने थोड़ा इतराते हुए पूछा, हाँ तो
कैसा लगा हमारा कमरा? मैंने तसल्ली से सिर हिलाया। बढ़िया है, काफी बड़ा है और बिल्कुल सफेद है। सुकिंग्यान ने मेरी तिरछी नजर ताड़ ली और ठंडे लहजे में बोली, अरे ओए, क्या ताड़ रहे हो? मैंने बड़े शरीफों की तरह अपनी नजर घुमाई और कहा, अरे वो बेड के ऊपर यूकेले छोटा गिटार टंगा है ना, वही देख रहा था। हाँ तो कुछ नहीं, मुझे भी बजाना आता है, एक बार ट्राई करूं? यूकेले तो नहीं, पर तुम इसे बजा सकते हो। इतना कहकर सुकिंग्यान ने अपना एक चमचमाता हुआ कीमती गिटार निकाला। इसे देखकर उसकी रूममेट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाईं, ओ भाई किंग्यान, ये गिटार तो तेरी जान है, तू इसे किसी और को कैसे छूने दे सकती है? जब मैंने एक बार मांगने की कोशिश की थी तो तूने कतई साफ मना कर दिया था। मुझे कितना गुस्सा आया था। सुकिंग्यान हल्की सी मुस्कुराई, अरे मैं तो बस इसके मजे ले रही हूं, मुझे पक्का पता है इसे गिटार का गा भी नहीं आता। लेकिन मैंने बिल्कुल कूल होकर कहा, मुझे आता है। मेरे इस कॉन्फिडेंस ने सुकिंग्यान की दिलचस्पी बढ़ा दी। वो बोली, अच्छा, अगर अच्छा नहीं बजाया ना तो बहुत कूटूंगी। मैं हंसकर बोला, और अगर अच्छा बजा दिया तो? सुकिंग्यान ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, अगर अच्छा बजा दिया तो मैं अपनी इस सुंदर रूममेट से तुम्हें एक कड़क किस करवाऊंगी। उसकी रूममेट बेचारी चौंक गई। अरे सुकिंग्यान, तूने तो सीधे मेरी ही बलि चढ़ा दी। खैर, सुकिंग्यान को पूरा भरोसा था कि मैं सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा हूं। मैंने गिटार थामा और अपना हुनर दिखाने के लिए जय चो का मशहूर गाना सनी डे बजाना शुरू कर दिया। भाई, कबाड़ अपनी जगह है, पर गिटार बजाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। पहले तो लड़कियों को लगा कि मैं बस टाइम पास कर रहा हूं, पर जैसे ही गाने का म्यूजिक उठा, उनके कान खड़े हो गए। बचपन की यादों और झूले के उन गजब के लिरिक्स के साथ जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, सुकिंग्यान तो कतई शौक हो गई। उसकी सुंदर रूममेट तो गाने में खो ही गई, पर मन ही मन रोने लगी। हे भगवान, आज तो मेरा पहला किस गया काम से। तभी गाने का बिल्कुल इमोशनल अंत आया। इस तूफानी दिन में मैंने तुम्हारा हाथ थामने की कोशिश की, पर बारिश इतनी तेज थी कि तुम ओझल हो गईं। गाना खत्म होते ही सुकिंग्यान की भावनाएं जाग गईं। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या ये गाना तुमने खुद लिखा है? भाई, तुम गाते कमाल हो। क्या म्यूजिक की पढ़ाई की है? मैंने कतई एटीट्यूड में कहा, बताऊंगा नहीं। सुकिंग्यान तुरंत चिढ़ गई। अरे यार, भाव क्यों खा रहे हो? बताओ ना, इतना सस्पेंस मत बनाओ। मैंने उसकी सुंदर रूममेट की तरफ देखा और पूछा, हाँ तो मुझे किसे किस करना है? सुकिंग्यान हंसकर बोली, किसी को भी चुन लो भाई, सब छूट है। इस पर उसकी रूममेट भड़क गई, मैं क्यों भाई? सुकिंग्यान, शर्त तूने लगाई थी तो किस भी तू ही करेगी। पर सुकिंग्यान को अपने आप पर पूरा भरोसा था। वो बोली, अरे चिल करो, इस कबाड़ी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छुए। लड़के बस दूर से ही शेर बनते हैं। सुकिंग्यान अभी मुझे समझ नहीं पाई थी। मैं सीधे उसकी रूममेट के पास गया, 2 सेकंड सोचा और तय किया कि जिसने मेकअप नहीं किया है उसी को चुनता हूं, वरना मुंह में फालतू का पाउडर लग जाएगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उस रूममेट के पसीने छूट गए और वो डर के मारे चिल्लाई, बचाओ बचाओ। सुकिंग्यान ने तुरंत मुझे पीछे खींचा। अरे भाई, तुम तो सच में चालू हो गए थे। मैंने एक ठंडी सांस ली। हटो यार, सब बेकार है। सुकिंग्यान को अचानक लगा कि ये लड़का उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तभी मेरी नजर सुकिंग्यान की टेबल के पास रखे 3 डस्टबिन पर पड़ी। मैंने पूछा, क्या ये तीनों कूड़ेदान कचरे के लिए हैं? सुकिंग्यान ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये सफेद वाला, और रंग बिरंगे वाले में रिसाइकल होने वाला कचरा, काले वाले में डेंजरस कचरा। पर इस गुलाबी वाले में क्या है? सुकिंग्यान के गाल तुरंत लाल हो गए। वो थोड़ा हिचकिचाकर बोली, वो मेरा पर्सनल डस्टबिन है। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। अरे, इसमें मोजा क्यों पड़ा है? जैसे ही मैं नीचे झुका, सुकिंग्यान को लगा कि मैं उसके पर्सनल डस्टबिन में हाथ डालने जा रहा हूं। वो डरकर चिल्लाई, अरे हाथ मत लगाना। मैंने सीधे होकर कहा, अरे शांत रहो भाई, मैं तो बस अपने जूते के फीते बांध रहा था। सुकिंग्यान ने चैन की सांस ली। चलो चलो, अब नीचे चलो। मैंने उसे बिल्कुल सीरियस होकर सलाह दी। देखो, लड़कियों को अपना पर्सनल कचरा फेंकने से पहले उसे काले बैग में पैक कर देना चाहिए, नहीं तो कॉलेज के कुछ ठरकी लड़के डस्टबिन में ताक झांक करने आ जाते हैं। सुकिंग्यान ने तुरंत अपने हाथ समेटे और मुझे घूरते हुए बोली, कहीं तुम ही तो वो ठरकी इंसान नहीं हो। ये सुनते ही भाई मेरा ईगो हर्ट हो गया। बिना कुछ बोले मैं मुड़ा और कतई एटीट्यूड में जाने लगा। सुकिंग्यान ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो कतई टच एंड गो चिड़चिड़े निकले। पर मैं रुकने के मूड में नहीं था। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की। जब सुकिंग्यान मुझे रोक नहीं पाई तो उसने अपनी रूममेट्स को आवाज लगाई, अरे बस खड़ी होकर तमाशा मत देखो, आकर मेरी मदद करो। उसकी सुंदर रूममेट हंसते हुए बोली, किंग्यान, तूने भाई के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है।
जल्दी से सॉरी बोल। सू किंगयान तुरंत पिघल गई। अच्छा बाबा ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो ओके। पर मैं तो कतई सख्त लौंडा बना रहा और बाहर जाने लगा। इस पर सू किंगयान को गुस्सा आ गया। उसने पैर पटका और बोली, ओ भाई, क्या तुम्हें ये गत्ते के डिब्बे नहीं चाहिए? धत्त तेरे की, मैं तो पैसों की बात भूल ही गया था। मैं रुका, पीछे मुड़ा और कड़क आवाज में कहा, पहले तुमने मेरा दिल दुखाया और अब सोच रही हो कि हंसकर टाल दोगी? उसने तुरंत सफाई दी, अरे जानबूझकर नहीं किया था, बस मजाक था। मैंने उसे वार्निंग दी, अगली बार ऐसा मत करना। सू किंगयान ने फटाफट सिर हिलाया, ठीक है भाई, प्रॉमिस, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी उसकी उस लंबी टांगों वाली रूममेट ने मेरी मदद की और झटपट तीनों कचरे के बैग उठाकर मेरे यूरिया वाले कट्टे में ठूस दिए। सू किंगयान ने अपनी रूममेट को घूरा, पागल है क्या, मेरे लिए तो कुछ छोड़ती। रूममेट ने आंख मारते हुए कहा, अरे ये तो भाई के लिए हर्जाना है, क्योंकि तूने इसका दिल दुखाया था। मैंने मन ही मन उस लंबी टांगों वाली बहन को थम्सअप दिया कि भाई तू बड़ी समझदार है। तभी उस रूममेट ने अपना फोन निकाला और चमकाते हुए बोली, हैंडसम भाई, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकती हूं? इससे पहले कि मैं हां बोलता, सू किंगयान अचानक भड़क गई। उसने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाई और मुझे घूर कर बोली, निकल जाओ यहां से। मैंने सोचा, भाई ये लड़की तो कतई पागल है। जब मैं जा रहा था तब रोक रही थी और अब खुद बाहर निकाल रही है। सू किंगयान चिढ़कर बोली, क्या? गुस्सा करने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है, मैं नहीं हो सकती? मैंने हाथ में गत्ते के डिब्बों का वजन देखा और सोचा, चलो छोड़ो, इन पैसों के लिए इस लड़की से क्या ही मुंह लगना। फिर क्या था, मैं और सू किंगयान दोनों मिलकर गत्ते के डिब्बों का ढेर लेकर नीचे जाने लगे। हमारे निकलते ही हॉस्टल की लड़कियां पागलों की तरह गॉसिप करने लगीं, अरे भाई ये क्या था, मैंने किंगयान को आज तक किसी लड़के के लिए इतना क्रेजी होते नहीं देखा। और तुमने उसका वो जलने वाला चेहरा देखा? जब मैं उस लड़के का नंबर मांग रही थी तो कैसे भड़क गई। सच में मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आने दे उसे, आज उसकी अच्छे से रैगिंग लेंगे। 1 मिनट बाद जब मैं और सू किंगयान नीचे पहुंचे तो भाई साहब, नीचे तो कतई मेला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कॉलेज इस यूरिया कट्टे वाले वॉरियर यानी मुझे देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। सब देखना चाहते थे कि इस सीधे सादे लड़के की क्या वापसी होती है। जैसे ही मैं बाहर आया, भीड़ में शोर मच गया, लो भाई आ गया, कट्टा लेकर आ गया। हे भगवान, क्या इस देवी का सच में इस लड़के के साथ कोई चक्कर है? वो इतनी देर तक ऊपर क्या कर रहा था? पूरे 20 मिनट? 20 मिनट? भाई ये पूरे 1200 सेकंड होते हैं। तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई एक लड़की दौड़कर आई और कतई गुस्से में मुझे देखने लगी। मैंने चौंक कर कहा, चेंग शियाओजिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? यानी गुयान सामने से मु यूकिंग, जो खुद को लड़की के रूप में देख रही थी, कि आंखें मुझे बड़ी बहन कहते सुनकर लाल हो गईं। वो रोने वाले चेहरे के साथ बोली, तुम मुझे बड़ी बहन बोल रहे हो? कल तक तो तुम मुझे अपनी छोटी परी कहते थे। दरअसल मैं एक अजीब सी दुनिया का प्राणी हूं और मुझे कचरा बीनने का एक सिस्टम मिला हुआ है। इस सिस्टम ने मुझे बताया था कि इस हफ्ते मुझे कबाड़ इकट्ठा करना है और अगले हफ्ते मुझे हवाई जहाज उड़ाना है। इसलिए मैं सुबह सुबह पूरे जोश में अपनी प्लास्टिक की थैली उठाकर कचरे के डिब्बे छानने निकल पड़ा। जैसे ही मैं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के पास बॉटल मांगने पहुंचा, वैसे ही उसने, सू किंगयान ने, खुद आगे बढ़कर कहा, देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अरे मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सू किंगयान ने जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के मुंह से ये सुना था कि वो उसे पसंद नहीं करता। उसे ये बात बड़ी मजेदार लगी। उसने पूछा, तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या तुमने अपनी पानी की बोतल खाली कर ली है? अगर पी ली हो तो क्या वो खाली बोतल मुझे दे सकती हो? ये सुनते ही सू किंगयान की बोलती बंद हो गई और वहां खड़े बाकी लोगों के तो होश ही उड़ गए। कहानी में आगे क्या हुआ, अब आते हैं अगले सीन पर। यूरिया की बोरी हाथ में लिए वो लड़का यानी मैं, गुयान, पूरे 20 मिनट 1230 सेकंड बाद स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के हॉस्टल से नीचे उतरा। जब नीचे खड़े सब लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, तब गुयान सीधे सू किंगयान के पास गया और बोला, उन खाली गत्ते के डिब्बों के लिए थैंक यू, चलो मैं तुम्हें इसके पैसे दे देता हूं। सू किंगयान हंसते हुए बोली, तुम मुझे पैसे दे रहे हो? भला कितने? गुयान ने कहा, यही कोई 1 युआन प्रति आधा किलो 500 ग्राम के हिसाब से लगा लो। ये सुनकर सू किंगयान खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम मुझे कबाड़ के डिब्बों के लिए इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो? क्या तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा? लेकिन गुयान पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने रौब से कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें लग रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है,
लेकिन सच तो ये है कि मैं इसमें भी तगड़ा मुनाफा कमा रहा हूं। इसके बाद उसने वजन तोलने का नाटक भी नहीं किया, बस अंदाजे से ही मान लिया कि गत्ता पूरे 25 किलो 50 जिन का होगा। उसने जेब से फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और खटाखट 50 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसका ये अंदाज और काम करने का तरीका किसी कबाड़ वाले जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि किसी बड़े बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। पैसे ट्रांसफर करने के बाद गु यान ने अपनी यूरिया की बोरी उठाई और वहां से पलटकर चल दिया। गु यान वहां से जाने ही वाला था। वैसे सच ही कहा है किसी ने, समझदार लड़का कभी भी अपना सारा भरोसा एक ही लड़की पर नहीं टिकाता, क्योंकि अगली वाली। खैर, अब वो हॉस्टल की बिल्डिंग एक नया जंग का मैदान बन चुकी थी। जैसे ही गु यान मुड़ा, सु किंगयान ने पीछे से आवाज दी, अरे सुनो, 1 मिनट रुको। गु यान ने पलटकर देखा। उसे लगा कि चलो, कमाई का कोई नया मौका मिल गया। उसने पूछा, क्या हुआ, बेचने के लिए कुछ और कबाड़ बचा है क्या? लेकिन इसके बाद सु किंगयान ने जो कहा, उसे सुनकर वहां खड़े बाकी लड़कों के तन बदन में आग लग गई और वे गुस्से में दांत पीसने लगे। सु किंगयान ने अपना फोन निकाला और बोली, चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। आगे जब भी मेरे पास कोई कबाड़ होगा, मैं तुम्हें सीधे वहीं मैसेज या कॉल कर दूंगी। वहां खड़े बाकी लड़के सु किंगयान का वीचैट पाने के लिए तरस रहे थे और यहां गु यान ने बड़े आराम से कहा, चल ये भी ठीक है। दोनों को इस तरह फोन मिलाते देख भीड़ में खड़ी एक और लड़की मु यूकिंग का खून खौल उठा। सु किंगयान और गु यान को दोस्त बनता देख उसकी जलन और कंपटीशन की भावना जाग गई। वो तुरंत भीड़ को चीरती हुई गु यान के सामने आकर खड़ी हो गई। वह गुस्से में चिल्लाई, गु यान, ये तुम क्या कर रहे हो? गु यान ने अपने सामने खड़ी उस अनजान सी लड़की को देखा और बड़े ठंडे दिमाग से बस 4 शब्द कहे, दीदी, आप कौन हैं? इन 4 शब्दों ने मु यूकिंग के कलेजे पर सांप चला दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आवाज कांपने लगी। तुमने मुझे दीदी कहा? तुम तो मुझे अपनी छोटी परी लिटिल एंजल कहते थे। ये सुनते ही वहां खड़े सब लोगों के कान खड़े हो गए और कानाफूसी शुरू हो गई। असल में ये वही लड़की सफेद चांदनी क्रश थी जिसके पीछे गु यान कभी पागलों की तरह पड़ा रहता था। लेकिन गु यान ने बस उसे एक सूखी नजर से देखा। उसके दिमाग में अपनी डायरी का एक पन्ना घूमा और उसने बेहद रूखे लहजे में कहा, देखो भाई, मुझे माफ करो और मेरा कचरा उठाने का टाइम खराब मत करो। मु यूकिंग का तो जैसे दिमाग ही फट गया। वो सबके सामने जोर से चीखी, तुम यहाँ कबाड़ बीनने के बहाने मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने आए हो ना, और ऊपर से तुमने सु किंगयान का वीचैट नंबर भी ले लिया। उसके इन सवालों में बहुत सारा ड्रामा छुपा था। साइड में खड़ी सु किंगयान ये तमाशा बड़े मजे से देख रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये मु यूकिंग कोई सीधी सादी लड़की नहीं, बल्कि 1 नंबर की ग्रीन टी चालू लड़की है। मु यूकिंग को इस तरह तड़पता देख सु किंगयान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो देखने के लिए बेताब थी कि गु यान इस चालू लड़की को कैसे सबक सिखाता है। तभी गु यान ने अपना हुकूम का इक्का फेंका। उसने मु यूकिंग की आंखों में आंखें डालकर सीधे एक सवाल दागा, मैडम, जरा मेरी एक बात सुनो। तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता ही क्या है? तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो? गु यान के मुंह से ये शब्द सुनते ही मु यूकिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिल्कुल सन्न रह गई और तुरंत घबरा गई। बात भी सही थी, अब तक तो वो गु यान को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली एक मामूली फालतू मछली समझती थी। उसे हिचकिचाता देख गु यान ने फिर से घेरा, बोलो, जवाब दो, क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? मु यूकिंग हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाई, हम अच्छे दोस्त हैं ना? अच्छे दोस्त? यह सुनते ही गु यान जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी ये बात सुनकर तो गली का कुत्ता भी हंसने लगेगा। दीदी जाओ, अपनी वे भड़काऊ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को दिखाओ, मुझे परेशान मत करो। गु यान ने ऐसा करारा जवाब दिया कि वहां खड़े बाकी लड़कों ने तुरंत तालियां बजाना शुरू कर दिया। मु यूकिंग इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सबके सामने खुद का तमाशा बनता देख उसने आव देखा नताव और सीधे दिल की बात उगल दी। गु यान, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? पहले जो कुछ भी हुआ वो बस तुम्हारा एक टेस्ट था और अब तुम उस टेस्ट में पास हो गए हो। कहानी में आए इस अचानक ट्विस्ट ने साइड में खड़ी सु किंगयान को भी चौंका दिया। लेकिन गु यान का अगला जवाब तो और भी तगड़ा झटका देने वाला था। उसने बिना एक पल गवाए सीधे मुंह पर मना कर दिया, माफ करो भाई, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तो ये सब भूल जाओ। मु यूकिंग हक्की बक्की रह गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा ये लड़का पक्का झूठ बोल रहा है। उसने सवालों की बौछार कर दी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कौन है वो? आखिर मुझमें ऐसी क्या कमी रह गई थी? ये सुनकर गु यान की नजरें चारों तरफ घूमी और आखिरकार स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सु किंगयान पर जाकर टिक गईं। सु किंगयान का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा, लो भाई, ये लड़का अब मुझे अपनी ढाल नकली गर्लफ्रेंड बनाने वाला है।
लेकिन गुयान एक पल के लिए रुका, फिर सु किंगयान से नजर हटाकर मु यूकिंग की तरफ मुड़ा और बोला, छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। मुझे डर है कि कहीं उसके बारे में सुनकर तुम खुद को बहुत छोटा न समझने लगो। इन शब्दों ने मु यूकिंग के दिल पर सीधे खंजर का काम किया। उसका पागलों की तरह पीछा करने वाला लड़का अब सचमुच किसी और का हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू टपकने ही वाले थे कि उसने रोते हुए अपना मुंह फेर लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूं, तुम खुश रहो। लेकिन जैसे ही मु यूकिंग रोते हुए वहां से पलटने लगी, गुयान अचानक कड़क आवाज में बोला, अरे रुको। मु यूकिंग खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि गुयान का मन बदल गया है और वो उसे मना लेगा। वो तुरंत पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मन बदल गया क्या? गुयान ने उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराते हुए बोला, पगली, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मु यूकिंग रोते रोते हंस पड़ी और मजाक में बोली, मुझे पता था तुम बड़े बदमाश हो। लेकिन अगले ही पल गुयान की बातों ने उस पर जैसे बर्फीला पानी डाल दिया। उसने कहा, लेकिन अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, अलविदा। वो बातों से ही किसी का दिल तोड़ने में माहिर था। ये कहकर गुयान ने यूरिया की बोरी अपने कंधे पर टांगी, एक देशभक्ति का गाना गुनगुनाते हुए भीड़ की तारीफों के बीच से शान से निकल गया। वहां सिर्फ पूरी तरह हैरान परेशान मु यूकिंग और सु किंगयान रह गईं, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही सु किंगयान हॉस्टल के कमरे में लौटी, उसकी सहेलियां गपशप करने के लिए उसे घेरकर बैठ गईं। एक सहेली ने पूछा, यान, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें उस छोटे भिखारी से प्यार हो गया है? सु किंगयान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वो बोली, उसे छोटा भिखारी मत कहो, ये बहुत बुरी बात है। उसकी सहेलियों ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, ठीक है, तो हम उसे छोटा भाई कहेंगी। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? सु किंगयान ने तुरंत बात काटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। उसे अचंभा हुआ कि उसकी सहेलियों ने चैन की सांस ली। फिर उसने मन ही मन सोचा, वैसे मैं भी राहत महसूस कर रही हूं। मैं तो बस प्यार कैसा होता है ये महसूस करना चाहती थी, लेकिन इनका क्या मतलब है? तभी सु किंगयान सतर्क हो गई और बोली, कुइलान, क्या तुम उसे डेट करना चाहती हो? कुइलान खोई खोई सी आवाज में बोली, मुझे तो वो काफी हैंडसम लगता है, खासकर जब वो गाता है तो उसमें एक अलग ही लड़कपन और अंदाज दिखता है। दूसरी रूममेट ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने उसके गाने का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। सु किंगयान ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने रिकॉर्ड किया है? मुझे दिखाओ। रूममेट ने शरारत से हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे? अगर वीडियो चाहिए तो तुम्हें मुझे ला मेर एक महंगी क्रीम की एक बॉटल देनी होगी। सु किंगयान ने मजाक में डांटते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सौदा कर रही हो? अगले ही पल कुइलान की हंसने मनाने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। दूसरी तरफ गुयान कचरा उठाते हुए मजे से धुन गुनगुना रहा था और उसके दिमाग में सिस्टम के इनाम वाले नोटिफिकेशन लगातार बज रहे थे। आवाज आई, डिंग डोंग, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सु किंगयान का फेंका हुआ गत्ते का डिब्बा मिला, आपको 3000 युआन का कैशबैक मिलता है। फिर आवाज आई, डिंग डोंग, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की का पर्सनल कचरा मिला, आपको एक खास इनाम मिलता है। ये सुनते ही गुयान की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या खास इनाम? होस्ट यूजर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सु किंगयान के वीचेट मोमेंट्स देख सकता है। बस इतना ही? गुयान तुरंत निराश हो गया। मैं कोई लड़कियों के पीछे भागने वाला मजनू सिंप नहीं हूं, मैं उसके मोमेंट्स क्यों देखूंगा? सिस्टम ने तुरंत साफ किया, ध्यान दें, ये मोमेंट्स पोस्ट सु किंगयान की प्राइवेट सेटिंग पर है, जिसे सिर्फ वही देख सकती है। होस्ट, क्या आप वाकई इसे छोड़ना चाहते हैं? गुयान ने पलक झपकते ही अपना मन बदल लिया, मैं क्यों छोड़ूं? भले ही मुझे इसकी जरूरत न हो, पर तुम मुझे देने से मना नहीं कर सकते। गुयान फिर से हॉस्टल के आसपास कचरा ढूंढने लगा। उसे जमकर फायदा हो रहा था। आज वैलेंटाइन डे था, इसलिए कूड़ेदान फेंके हुए फूलों से खचाखच भरे थे। हर बुके पर किसी आशिक का हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा कार्ड लगा था। गुयान ने फूल समेटते हुए आह भरी, तुम लोग इन्हें दिल से संभाल कर रखते हो और लड़कियां इन्हें कचरा समझकर फेंक देती हैं। इन आशिकों का तो वाकई बुरा हाल है। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। कूड़ेदान के ठीक बगल में फूलों की क्यारी पर एक पूरा का पूरा साबुत केक रखा था। गुयान ने तुरंत अपना फोन निकाला, एक फोटो खींची और उसे अपने हॉस्टल के ग्रुप चैट में डाल दिया। उसने लिखा, भाइयों, मुझे एक नंबर चीज मिली है, एक पैक किया हुआ ब्लूबेरी लव केक। ग्रुप चैट में तो जैसे भूचाल आ गया। सब मैसेज करने लगे, गॉडफादर जल्दी वापस आओ, गॉडफादर आप कमाल हो, आपको ये कहाँ मिला? मैं भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूं। गुयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
बच्चों, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। उसने आराम से वो 12 इंच का केक उठाया। तभी दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। डिंग डोंग, एक एसएसएस लेवल का कचरा केक मिला, सच्चे आशिक का केक। इनाम, एक किताब। गुयान एकदम अवाक रह गया। क्या, सिर्फ एक किताब, और वो भी एसएसएस लेवल का इनाम? जब उसने किताब का नाम देखा तो उसका नाम था अमीर औरतों की कॉन्टैक्ट लिस्ट। अरे बाप रे! गुयान तुरंत जोश में आ गया। यह किताब तो सच में कमाल की है। ये मुझे कहाँ मिलेगी? सिस्टम ने जवाब दिया, किताब आपको कुरियर एक्सप्रेस डिलीवरी से भेज दी जाएगी, कृपया अपना मेल चेक कर लें। गुयान एकदम खुश हो गया। वो यूरिया की बोरी कंधे पर टांगे राहगीरों की मजाकिया नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज करता हुआ अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था, दुनिया मुझे पागल समझकर हंसती है और मैं उनकी नासमझी पर हंसता हूं। रात के ठीक 8:30 बजे गुयान ने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोला। उसके अंदर आते ही उसके तीनों रूममेट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अयान, तुम तो रातों रात स्टार बन गए हो। तुम एक सीधे सादे लड़के से सीधे यूरिया के बाहुबली बन गए हो। गुयान ने सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे अयान मत बुलाओ, पुराना अयान अब नहीं रहा। अब से मुझे यान भाई कहो। शियाओजी ने तुरंत मक्खन लगाते हुए कहा, यान भाई, तुम तो अब मेरे रोल मॉडल हो। कॉलेज के फोरम पर अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम्हारा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सु किंगयान के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? गुयान ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और बोला, छोड़ो ये सब, चलो पहले केक खाते हैं। तभी दूसरा रूममेट बोला, अरे हाँ, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, मैं कब से अपने गॉडफादर का इंतजार कर रहा था। लेकिन शियाओजी ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको, केक काटने से पहले मुझे अपने गॉडफादर का शुक्रिया अदा करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालनी है। गुयान हंस पड़ा और बोला, अरे छोटे बदमाश, मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहते हो, है ना? शियाओजी खिलखिलाकर हंसा, अब इतनी हाइप मिली है तो इसका फायदा क्यों ना उठाऊं? ये कहते हुए उसने लापरवाही से केक की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस छोटी सी हरकत से आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। इसी बीच लड़कियों के हॉस्टल में सु किंगयान हेडफोन लगाए गुयान का गाया हुआ गाना सनी डे बार बार लूप पर सुन रही थी। उसकी रूममेट से आखिरकार रहा नहीं गया और वो शिकायत करते हुए बोली, यान, तुम पिछले 2 घंटे से लगातार एक ही गाना सुन रही हो। सु किंगयान ने अपने हेडफोन उतारे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़के की आवाज और गाने का अंदाज वाकई सबसे अलग है? उसकी रूममेट ने भी हाँ में सिर हिलाया। हाँ, उसका गाना सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का लेवल ही सुधर गया हो। फिर उसने मजाक करते हुए आगे कहा, जब तुम उसकी इतनी तारीफ कर रही हो तो क्यों ना उसे किसी दिन बाहर चलने के लिए पूछ लो। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो तुम्हें मना कर सके, है ना? सु किंगयान ने थोड़ा भाव खाते हुए ठंडी आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी किसी लड़के को डेट के लिए नहीं पूछती। ये सुनकर रूममेट की नजरों में शरारत तैर गई और वो बोली, अच्छा, अगर तुम नहीं पूछोगी तो फिर मैं बात आगे बढ़ाती हूं। मुझे भी उस लड़के में काफी दिलचस्पी आ रही है। सु किंगयान ने तुरंत उसे घूरकर देखा और डांटते हुए बोली, तुम्हें भी उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कों के हॉस्टल के दरवाजे पर आफत आ गई। शियाओजी का फोन अचानक लगातार बजने लगा। ग्रम्पी लोलिता नाम की एक लड़की ने फोन पर गालियां देना शुरू कर दिया। वो तुरंत डर गया और बोला, भाई मैं तो गया, यानगे केक की मालकिन का फोन है, मुझे वो वीबो पर पोस्ट नहीं डालनी चाहिए थी। गुयान ने फोन हाथ में लिया और देखा कि वो लड़की सीधे उस पर चोर होने का आरोप लगा रही है। गुयान ने कहा, उसे बोल कि मुझे ऐड करे, मैं खुद उससे बात करता हूं। शियाओजी ने सारा इल्जाम अपने सिर लेने की कोशिश की और बोला, रहने दो यानगे, ये मेरी गलती है तो भुगतूंगा भी मैं ही। गुयान ने उसे झिड़कते हुए कहा, तू कोई बहुत बड़ा सूरमा है क्या? केक उसने खुद फेंका था तो इसमें किसकी गलती है? अगले ही पल गुयान ने फोन पर बात संभालनी चाही, लेकिन सामने वाली लड़की तुरंत बदतमीजी पर उतर आई और बोली, अबे ओ भिखारी, तूने मेरा केक चुराया है। गुयान ने बड़े आराम से जवाब दिया, जब तुमने केक खुद ही फेंक दिया था तो अब मुझे क्यों गालियां दे रही हो? लड़की ने आगे से कहा, मेरी मर्जी, मैं फेंक सकती हूं, लेकिन तुम उसे उठा नहीं सकते। तुम तो रोज कचरा खाते हो, क्या बचपन में माँ ने तमीज नहीं सिखाई? सामने वाले ने सीधे माँ पर बात की तो गुयान से भी रहा नहीं गया और उसने करारा जवाब दिया,
अगर इतनी ही चर्बी चढ़ी है ना तो जाकर टॉयलेट चाटो, यहां आकर अपना दिमाग मत खराब करो। झटका लगा। उधर से तुरंत मैसेज आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, साले भिखारी, तेरी औकात क्या है। गुयान ने आराम से टाइप किया, हाँ भाई, औकात तो मेरी कम ही है। कम से कम दिन में आराम से सोता हूं और रात को तेरी नींद उड़ाता हूं। तेरा पूरा खानदान भिखारी है क्या? अपने काम से काम रख। अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो अपनी आंखें बंद कर ले। सामने वाले ने आखिरी धमकी दी, वीडियो अभी के अभी डिलीट कर वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुयान ने सीधा जवाब दिया, डिलीट तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बस तेरे चमचों को तेरा असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। बेटा तू बस रुक, अब देख मैं क्या करता हूं। अरे भाई ऐसे भौंक मत, मुझे बचपन से कुत्तों से बहुत डर लगता है। इस एक छोटे से तगड़े रिप्लाई ने सामने वाले की बोलती बंद कर दी। शियाओजी ने हैरान होकर कहा, भाई यान, तूने इतनी धांसू बैटिंग करना कब से सीख लिया? गुयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहले मैं थोड़ा सीधा और शर्माने वाला बंदा था, लेकिन अब मैं सीधे मुंह पर जवाब देता हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। इस बार ये किसी लड़के की तरफ से लग रही थी, जिसने आते ही उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, मैंने केक खरीदा था। गुयान हंसी, कोई बात नहीं भाई, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। लड़का तुरंत भड़क गया, दिमाग खराब है क्या तेरा? तूने मेरी क्रश का केक क्यों लिया? गुयान ने तुरंत हैरानी वाला इमोजी भेजा, अरे यार तू बेवकूफ है क्या? केक मेरी क्रश को वापस दे दो। गुयान को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। भाई तू ठीक तो है ना? खुद को बहुत बड़ा आशिक दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? अपनी औकात देखी है कभी? तेरी ये वफादारी उसके लिए कचरा है। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, मेरी क्रश नाराज हो गई है, प्लीज केक उसे वापस दे दो। प्लीज यार। गुयान ने एक ठंडी सांस ली और सीधे बात करने का फैसला किया, चल ठीक है, मैं किसी बेवकूफ पर अपना दिमाग खराब नहीं करूंगी। तू कह रहा है ना कि केक तूने खरीदा था, जरा मुझे बिल दिखा। लड़के ने तुरंत उसे एक स्क्रीनशॉट भेजा और जब गुयान ने उसे देखा तो केक सिर्फ 21 रुपए का था, जिसमें 8 रुपए तो डिलीवरी के शामिल थे। गुयान ने तुरंत डस्टबिन के पास पड़े हुए केक की फोटो खींचकर भेज दी। तुझे पक्का यकीन है कि डस्टबिन के पास पड़ा हुआ यही तेरा सच्चा प्यार है? अगर ऐसा है तो मैं भी एक केक खरीदकर डस्टबिन के पास रख देता हूं, क्योंकि तेरी क्रश ने इसे उठाते समय कचरा ही समझा था। गुयान ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूं। वैसे ग्रीटिंग कार्ड पर क्या लिखूं? हमेशा हमेशा के लिए या जब तक चांद तारे रहेंगे? लड़का पूरी तरह से टूट गया। अब कुछ मत बोलो, मत खरीदो भाई, बहुत दर्द हो रहा है, दिल टूट गया मेरा। जैसे ही ये ड्रामा खत्म हुआ, उसके रूममेट ली मिंग की आंखों में अचानक चमक आ गई। भाई यान, मैं भी कचरा उठाने जा रहा हूं, क्या पता मुझे कोई बड़ी हीरे की अंगूठी मिल जाए। यह बोलकर वो सचमुच बड़े जोश में बाहर निकल गया। और इत्तेफाक देखो, उसे भी केक का एक टुकड़ा मिल गया। इस बार स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था, लेकिन इस बार गुयान ने उसे नहीं खाया। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि केक का ये टुकड़ा आधी रात को इतना बड़ा कांड करवा देगा। गुयान वीडियो देख रहा था कि अचानक उसे कंबल के नीचे से कुछ सरसराहट की आवाज आई। वो झटके से उठकर बैठ गया। क्या कर रहा है बे? शियाओजी चिल्लाया, अरे यान भाई, तू कुछ भी नहीं खा सकता यार। केक में किसने क्या मिला दिया था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई खतरनाक ताकत जाग गई है। गुयान तुरंत माजरा समझ गया, केक का दूसरा टुकड़ा ही गड़बड़ था। वो झट से बिस्तर से उतरा, जाकर नहा ले, मैं आज रात बाहर सो रहा हूं, बाद में मिलते हैं। जाने से पहले गुयान ने पीछे मुड़कर उसे वार्निंग दी, अगर तुझसे सच में बर्दाश्त न हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तेरे लिए एम्बुलेंस बुला दूंगा। उसने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं तू आज रात मेरे बिस्तर पे कॉकरोच होने का बहाना बनाकर मेरे पास न आ जाए। गुयान जल्दी से नीचे एंट्री कराने गया और शांत कैंपस में अकेला घूमने लगा। इस दुनिया में ये उसका पहला दिन था। उसे अचानक महसूस हुआ कि इस दुनिया में म्यूजिक, फिल्में और कविताएं बहुत कम हैं, एकदम बोरिंग है। लेकिन सबसे दुख की बात ये नहीं थी। सबसे बड़ा दुख तो ये था कि उसने जो भी वेबसाइटें सेव करके रखी थीं, उनमें से कोई भी इस दुनिया में खुल ही नहीं रही थी। गुयान एक बेंच पर बैठ गया और रात के आसमान को देखते हुए एक लंबी सांस ली। पिताजी, मम्मी, मैं पुनर्जन्म लेकर आ गया हूं, दुखी मत होना, बस मेरे कमरे में मत जाना, खासकर मेरी बेड साइड टेबल के पास। बोर होते होते गुयान को अचानक सिस्टम के रिवॉर्ड की याद आई। अब वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सु किंगयान की पर्सनल लाइफ देख सकता था। उसने तुरंत सु किंगयान की प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया और मन ही मन बोला, चलो देखते हैं कि ये कितना पर्सनल मामला है। गौर से देखने पर गुयान का दिल पिघल गया। सु किंगयान उसे शांत, समझदार, प्यारी और हॉट लगने लगी। सु किंगयान ने तो अपनी पर्सनल वीचेट प्रोफाइल पर अलग अलग तरह की सेल्फी डाल रखी थी, जो सच में बहुत बढ़िया थी। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं थी कि इतने सारे लोग उसके पीछे पागल थे। वैसी बॉडी और चेहरे के साथ जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता।
लेकिन जैसे ही यहाँ गुयान थोड़ा इम्प्रेस हो रहा था, लड़कियों के हॉस्टल में सुकिंग्यान और उसकी रूममेट्स गुयान को लेकर ही खूब बातें बना रही थीं। हे भगवान, गुयान कितना सच्चा आशिक है। वो हमेशा अपनी देवी के लिए 5 नाश्ते भेजता है, एक उसके खुद के लिए, 3 उसकी रूममेट्स के लिए। तभी सुकिंग्यान ने उत्सुकता से पूछा, और आखिरी वाले का क्या? उसकी रूममेट ने जवाब दिया, देवी के उस अनजान क्रश के लिए। भाई कितना दुख हुआ, ये तो सचमुच सच्चा प्यार करने वाली देवी हैं। ये सुनकर सुकिंग्यान के मन में कई तरह की बातें चलने लगीं। उसने गुयान की वीचैट प्रोफाइल खोलकर देखी, जो उसकी कुर्बानियों और खुद की तारीफों वाले पोस्ट से भरी पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का ऐसा कर क्यों रहा है। साफ दिख रहा था कि वो लड़की उसे भाव नहीं देती थी। उसकी रूममेट ने दिमाग लगाते हुए कहा, शायद इसकी वजह उसकी फैमिली बैकग्राउंड है। बचपन में उसे प्यार नहीं मिला होगा, इसलिए वो दूसरों की छोटी से छोटी बात को भी बहुत बड़ी मान लेता है। किंग्यान, तुम क्यों ना उसकी लाइफ में एक उम्मीद बनकर जाओ? सुकिंग्यान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तो खुद एक सांवली लड़की हूं, मैं किसी की लाइफ में क्या रोशनी लाऊंगी? तो फिर मैं ही ट्राई करती हूं, उसकी रूममेट ने कहा। सुकिंग्यान ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना, मुझे डर है कि तुम सबके सामने फंस जाओगी। तभी एक दूसरी रूममेट ने अचानक आइडिया दिया, किंग्यान, क्या तुम कैंपस रोमांस रियलिटी शो होल्डिंग हैंड्स में जाना चाहोगी? सुना है वहां जितने भी लड़के आ रहे हैं सब कैंपस के स्टार हैं। इस पर सुकिंग्यान ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन इसमें दूसरे कॉलेजों की भी सुंदर लड़कियां आ रही हैं, तुम उनसे कॉम्पिटिशन क्यों नहीं करती? सुकिंग्यान को पूरी रात नींद नहीं आई। उसका दिमाग गुयान के गाने सनी डे में ही उलझा रहा। उधर गुयान रात भर कैंपस में बाहर ही सोया, और अगले दिन जब उठा तो उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। तभी उसने देखा कि पास में ही एक स्टेज तैयार हो रहा है। वो पता करने गया तो मालूम हुआ कि आज एक कैंपस रोमांस रियलिटी शो के ऑडिशन का दिन था। गुयान को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोबारा जन्म लेने के बाद उसका पहला काम बस पैसा कमाना था। वो अपने हॉस्टल जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि हु शियाओजी और बाकी लड़कों पर दवा का असर अभी तक उतरा नहीं होगा। जैसे ही वो घूमने निकला, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग डोंग, नया सिस्टम रिफ्रेश हुआ है। होस्ट, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? गुयान तुरंत खुश हो गया। इतनी जल्दी? इस बार क्या सरप्राइज था? अभी आप गॉड लेवल चॉइस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। ऑप्शन ए, आज पूरे दिन हॉस्टल में रहें। सिस्टम के आगे बोलने से पहले ही गुयान, ये तो धमाका है। गुयान ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बीप बीप बीप, मैं तो बी ही चुनूंगा। ऑप्शन बी, कैंपस रोमांस रियलिटी शो में हिस्सा लो। मेल गेस्ट बनते ही तुम्हें कमाल के गिफ्ट्स मिलेंगे। शो की बात सुनकर गुयान का मूड थोड़ा ऑफ हुआ, लेकिन गिफ्ट्स का नाम सुनते ही वो चहक उठा। सिस्टम बाबू, ये बताओ कि गिफ्ट्स में क्या क्या मिल रहा है? गिफ्ट्स में एक लैंड रोवर, एक रोल्स रॉयस, एक फरारी और एक वॉन्ट गिफ्ट पैक शामिल है। अरे एक मिनट रुको, गुयान ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, ये वॉन्ट गिफ्ट पैक कहां से आ गया? इससे अच्छा तो मुझे टाइम पास के लिए सूरजमुखी के बीज ही दे देते। सिस्टम ने अपनी वही पुरानी शांत टोन में कहा, गिफ्ट्स टास्क पूरा करने पर ही मिलेंगे, टेंशन मत लो बॉस, घाटे का सौदा नहीं है। गुयान ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, चलो ठीक है, पहले मेरा परफॉर्मेंस देख लो, फिर डिसाइड करना। रजिस्ट्रेशन कराते ही तुम्हें रेंज रोवर एक्सटेंडेड व्हील बेस का 1 दिन का ट्रायल कार्ड मिलेगा। सिर्फ 1 दिन के लिए? गुयान को थोड़ा अजीब लगा। अगर तुम अगले राउंड में मेल गेस्ट चुन लिए गए तो लैंड रोवर हमेशा के लिए तुम्हारी। फिर तो डन समझो। गुयान ने तुरंत एक्साइटमेंट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पकड़ लिया। वहां के एक स्टाफ ने बताया कि इस डेटिंग रियलिटी शो में चीन के कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी से एक लड़के और एक लड़की को डोंगशान आइलैंड पर एक रोमांटिक डेट के लिए चुना जाएगा। गुयान ने चुटकी लेते हुए पूछा, यार सच बताना, इस शो में कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है ना? स्टाफ ने पूरी ईमानदारी से कहा, अरे बिल्कुल नहीं, अगर सेटिंग होती तो हम यहां ऑडिशन थोड़े ही रख रहे होते। गुयान को उसकी बात सही लगी। तभी स्टाफ ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम थोड़े जल्दी आ गए हो, इसलिए तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूं। हाँ, बताओ ना। इस ऑडिशन में लड़कियों का लुक देखा जाएगा और लड़कों का नेचर और दिल। हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत केयरिंग और प्यार करने वाला हो। गुयान ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो क्या मैं तुम्हें वैसा प्यार करने वाला लड़का नहीं दिखता? स्टाफ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ऐसे देखकर तो नहीं बता सकता, ये तो सिस्टम ही चेक करेगा। गुयान ने जोर देकर पूछा, तो फिर इस सच्चे प्यार को नापने का तरीका क्या है? स्टाफ ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, चलो मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूं। तुम जानते हो ना कि सिंप या एक तरफा आशिक किसे कहते हैं? बस यहां सच्चे प्यार का मतलब भी वही है। हद है यार। गुयान ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसे अचानक समझ आया कि ये शो वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी दीवाने आशिक को मेल गेस्ट बनाना चाहते हैं, ताकि उससे सिंपो वाली स्क्रिप्ट पर काम करा सकें। ये तो सच्चे प्रेमियों की बेइज्जती थी।
गुयान गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि कभी वो खुद भी इस रास्ते से गुजर चुका था। वो अभी नाराज हो ही रहा था कि सिस्टम ने तुरंत दिमाग में घंटी बजाई। बॉस, दुखी मत हो। हमारा सुझाव है कि तुम इस डेटिंग रियलिटी शो में एक तरफा आशिक बनकर ही जाओ। जब तुम वहां से सबको अपनी अदाओं का दीवाना बनाकर निकलोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। गुयान दंग रह गया। सबको दीवाना बनाने का क्या मतलब? यही कि शो में आने वाली सभी लड़कियां तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएं। गुयान चौंक गया। ये तो सच में बहुत मुश्किल काम था। सिस्टम ने मजे लेते हुए कहा, बॉस, क्या तुमने पहले कभी डेटिंग रियलिटी शो नहीं किया? मेरी रिसर्च के मुताबिक तुम्हारा वाटरमेलन सिस्टर नाम की किसी लड़की के साथ कुछ चक्कर था ना? अरे चुप रहो, वरना कोर्ट में खींच लूंगा तुम्हें। वो सब तो स्क्रिप्ट का हिस्सा था। खैर, जो भी हो, मुश्किल जितनी बड़ी होगी इनाम उतना ही तगड़ा होगा। वैसे इस डेटिंग शो में आने वाली सभी लड़कियां एकदम कमाल की और हॉट हैं। गुयान ने तुरंत रौब झाड़ते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? क्या मैं सान लियू जियू के पीछे भाग रहा हूं? मैं खुद को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके खुद गेम में उतर रहा हूं, बेवकूफों का लीडर बन रहा हूं। ये तो काफी अच्छी तुकबंदी राइमिंग है, तो भाई आपको ऑल द बेस्ट। गुयान ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, नाश्ता खरीदा और अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आ गया। वहां आते ही उसे एक झटका लगा। उसने सोचा था कि उसके रूममेट्स अभी तक सो रहे होंगे, लेकिन वे तो फटाफट सफाई करने में लगे थे। गुयान ने हैरान होकर पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हु शियाओजी थकी हुई आवाज में बोली, यान भाई, जैसा कि दिख ही रहा है सफाई कर रहे हैं। ली मिंग ने बात आगे बढ़ाई, यान भाई, हम लोग मेहनत का काम करके अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम फर्श को दर्जनों बार पहुंच चुके हैं। गुयान ने चमकते हुए फर्श को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो पहले खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए उबले हुए बन और चाय वाले अंडे लाया हूं। हु शियाओजी इतना इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, थैंक यू गॉडफादर। जब वे अपना खाना जल्दी जल्दी खा रहे थे, तब गुयान मेज पर झुकी हुई तेजी से कुछ लिख रही थी। किताब। हु शियाओजी ने खाते हुए पूछा, गुरुजी, आपने क्या भरा है? गुयान ने ऊपर देखे बिना कहा, शोधन संप्रदाय, रिफाइनिंग सेक्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं शोधन संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं। अरे बाप रे! हु शियाओजी लगभग अपना स्टीम्ड बन थूकते हुए बोला, सच में? गुरुजी, आप शोधन संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? मैंने सुना है कि वहां की सभी महिला अतिथि दिव्य प्राणी, अप्सरा जैसी होती हैं। ली मिंग ने भी कहा, भाई यान कमाल के हैं। आप दीक्षा लेने की सोच तो नहीं रहे हैं? यूरिया युद्ध के देवता ने हिम्मत करके शोधन संप्रदाय में एंट्री मारी है, हा हा। हु शियाओजी और भी एक्साइटेड हो गया। भाई यान, क्या आपको स्टेज पर वोट पाने में मेरी मदद चाहिए? मैंने सुना है कि वहां ऑडियंस वोटिंग का भी एक हिस्सा है। कोई बात नहीं, गुयान ने शांत भाव से कहा, मैं मेनली अपनी ताकत के दम पर सबको हरा दूंगा। हु शियाओजी ने तारीफ भरी नजरों से उसे देखा। भाई यान, तुम तो कमाल के हो गए हो। जब से तुमने मेरा यूरिया का थैला उठाया है, तब से तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बोलते बोलते उसने गुयान की एक सुंदर सी फोटो खींची और सीधे कैंपस फोरम पर पोस्ट कर दी। कैप्शन था, मेरा दोस्त रिफाइनिंग सेक्ट में भाग लेने जा रहा है, आप सभी उसका सपोर्ट करें। उसने पॉपुलर हैशटैग यूरिया गॉड ऑफ वॉर भी जोड़ दिया, और किसने सोचा था कि ये फोटो इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी। इसी बीच लड़कियों के हॉस्टल में सु किंगयान की खूबसूरत रूममेट, जो अभी भी आधी नींद में थी, अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। तभी अचानक वो चिल्लाई, यान, यान उठो। सु किंगयान को पिछली रात नींद नहीं आ रही थी और वो अभी सोई ही थी कि उसकी नींद खुल गई। उसने अपना सिर खुजाया। क्या हुआ? उसकी रूममेट ने फोन उसके सामने रख दिया। छोटा सा गुयान कैंपस ट्रेनिंग सेरेमनी में भाग लेने जा रहा है, क्या तुम देखने नहीं जाओगी? क्या? सु किंगयान एकदम चौंक गई। क्या वो सच में ट्रेनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने जा रहा है? इस समय कैंपस फोरम में पूरा बज हलचल बना हुआ था और हु शियाओजी के कैंपेन पोस्ट पर यूरिया गॉड ऑफ वॉर टैग की वजह से लाइक्स की बाढ़ आ गई थी। हे भगवान, बड़ा बेवकूफ गुयान ट्रेनिंग सेरेमनी में भाग लेने जा रहा है। क्या वो पागल हो गया है? अब सीन बदल गया है भाई। अब वो यूरिया गॉड ऑफ वॉर है, एक ऐसा युद्ध देवता जो यूरिया की थैली लेकर लड़कियों के हॉस्टल में बेखौफ होकर घुस जाता है। सच कहूं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे वोट दूं। भाइयों, क्यों ना हम सब मिलकर गुयान को ट्रेनिंग सेरेमनी में भेजकर उसकी बैंड बजवाएं? कमेंट्स पढ़ते हुए सु किंगयान के मन में कई तरह की बातें चल रही थीं। उसकी रूममेट ने पूछा, क्या गुयान सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए रिफाइनिंग सेक्ट में हिस्सा ले रहा है, या वो सचमुच सच्चा प्यार ढूंढ रहा है? एक और रूममेट ने ताना मारते हुए कहा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। हमारे कॉलेज में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, उसे कभी मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन सु किंगयान जल्दी से बिस्तर से उठी और वॉशरूम की ओर भागी। उसकी रूममेट्स ने एक दूसरे को देखकर फुसफुसाया, यान को बड़ी जल्दी है। लगता है वो सच में उस बेचारे लड़के पर फिदा हो गई है। सुबह 9 बजे आउटडोर एक्टिविटी सेंटर में रिफाइनिंग सेक्ट के ऑडिशन शुरू हो गए।
वहां लोगों की भारी भीड़ थी। सूट टाई पहने लड़के और शॉर्ट स्कर्ट व लंबी टांगों वाली लड़कियां थीं। तभी सु किंगयान वहां पहुंची। उसने हल्का सा मेकअप किया था और उसे जल्दी जल्दी वहां पहुंचते देखकर सबका उत्साह और बढ़ गया। हे भगवान, क्या सु किंगयान भी रिफाइनिंग सेक्ट में हिस्सा लेने वाली है? अगर वो ले लेती है तो बाकी लड़कियों का कोई चांस ही नहीं बचेगा। लेकिन सु किंगयान ने इधर उधर देखा और उसे गुयान कहीं नहीं दिखा। क्या खबर झूठी थी? उन्हें क्या पता था? गुयान अभी अभी अपने हॉस्टल से बाहर निकला था। हु शियाओजी ने उसके कपड़ों को देखकर टोकते हुए कहा, भाई यान, क्या आप थोड़ा और ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते थे? अगर आप ऐसे ही स्टेज पर गए तो पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे। ली मिंग ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ भाई यान, आप मेरा सूट क्यों नहीं पहन लेते? मेरा सूट काफी महंगा है। गुयान हंसा, आज बाहर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तुम चाहते हो कि मैं सूट पहनूं? क्या तुम पागल हो? गुयान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे लगता है ये कपड़े बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, एक ब्लैक टैंक टॉप, साफ सुथरा और न ज्यादा टाइट। हु शियाओजी अवाक रह गया। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। तीनों अभी सीढ़ियों के नीचे ही पहुंचे थे कि हु शियाओजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे की मंजिल पर एक बिल्कुल नई रेंज रोवर एक्सटेंडेड व्हीलबेस खड़ी थी जो अपनी भौकाल का एहसास करा रही थी। वो हैरान होकर बोले बिना नहीं रह सका, ये किसकी नई गाड़ी है? ये तो बहुत कड़क है। ली मिंग ईर्ष्या से देखता रहा। मेरा भी सपना है कि मेरे पास भी एक लैंड रोवर हो। तभी सिस्टम की आवाज गुयान के दिमाग में गूंजी, इनाम जारी, 1 दिन का लैंड रोवर ट्रायल कार्ड। मेल गेस्ट के रूप में चुने जाने पर आपको लाइफ टाइम यूज का राइट मिलेगा। गुयान तुरंत एक्साइटेड हो गया। फिर वो सीधे उस बड़ी सी लैंड रोवर की ओर चल पड़ा। हु शियाओजी चौंक गई और उसने तुरंत उसे टोकते हुए याद दिलाया, भाई यान, तुम देख सकते हो, लेकिन इसे हाथ मत लगाना। अगर इस पर कोई स्क्रैच भी आ गया तो हम इसकी रिपेयरिंग का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। मैं इसे सिर्फ छूने ही वाला नहीं हूं, बल्कि इसमें बैठने भी वाला हूं। अगले ही पल वहां खड़े हूं शियाओजी और ली मिंग देखते के देखते रह गए। गुयान ने अपने फिंगरप्रिंट से चमचमाती लैंड रोवर गाड़ी का लॉक खोला और आराम से अंदर जाके बैठ गया। दोनों के तो तोते उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। गुयान ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और हाथ हिलाकर बोला, अरे अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, चलो चलते हैं। हे भगवान, हु शियाओजी चिल्लाया, भाई यान, अब तुम कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम तो अपनी असली औकात दिखा रहे हो। दूसरा दोस्त ली मिंग और भी परेशान हो गया। उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसका भाई गरीब है और इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि उसका भाई लैंड रोवर चला रहा है। गुयान हंसते हुए बोला, बकवास बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो, तुम लोगों को एक बढ़िया राउंड मारकर लाता हूं। ठीक है भाई यान। कहते ही दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैठते ही दोनों की कॉलर ऊपर हो गई। आखिर भाई, लैंड रोवर में बैठने के बाद अलग ही स्वाग और कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे ही गुयान ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया, लैंड रोवर दहाड़ते हुए आगे बढ़ी और कैंपस की ढेरों लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हु शियाओजी ने डर के मारे हैंडल पकड़ लिया और घबराकर बोला, भाई यान, जरा धीरे चलाओ यार। गुयान हंसते हुए बोला, तुम दोनों को देखो, कितनी फटीचर हालत लग रही है। जाती हूं। ठहाका लगाया, भाई, मैंने आज तक इतनी महंगी गाड़ी में सफर नहीं किया। वैसे भाई यान, ये कार तुम्हें कहां से मिली? गुयान ने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे कल रात जो कूड़ा बीनकर पैसे कमाए थे ना, बस उसी से किराए पर उठा ली। अरे बाप रे। हु शियाओजी ने अपना सिर पकड़ लिया, भाई यान, तुम तो कमाल हो यार, कूड़ा बीनते बीनते सीधे लैंड रोवर पर आ गए। देखते ही देखते लैंड रोवर ऑडिशन वाली जगह पर पहुंच गई। वहां लोगों का हुजूम देखकर हूं शियाओजी के पैर कांपने लगे। भाई यान, इतने सारे लोग हैं, मुझे तो डर लग रहा है। गुयान ने कूल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, डरने की क्या बात है, चल पहले पार्किंग ढूंढते हैं। जैसे ही लैंड रोवर पार्किंग में घुसी, सब उसे ही ताकने लगे। वाह भाई, क्या कड़क गाड़ी है। किसकी है ये? अगर नहीं पता तो पूछ लो, कितने की आती है? ज्यादा महंगी नहीं है, शायद 200 से थोड़ी ऊपर की है। अच्छा, 200 से थोड़ी ऊपर? मैं तो जोमैटो स्विगी पर खाना पहुंचाकर एक दिन में इतना कमा लेती हूं। अरे ओ भाई, वो 200 रुपये नहीं, 2 मिलियन यानी 20 लाख से ऊपर की बात कर रहा है। तभी सु किंगयान की रूममेट ने गाड़ी की तरफ उंगली दिखाई। यान, देख, क्या मस्त लग्जरी कार है, कितनी क्लासी है। सु किंगयान ने हमेशा की तरह भाव न देते हुए ठंडे लहजे में कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसकी रूममेट ने जो अगला वाक्य बोला, उसने सु किंगयान के होश उड़ा दिए। हे भगवान, गुयान, वो इस गाड़ी से बाहर क्यों निकल रहा है? सु किंगयान ने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। कहां? गुयान पूरी ठसक के साथ सबके सामने गाड़ी से उतरा और वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। कल तक जो लड़का यूरिया की बोरियां ढोता था और कूड़ा उठाता था, आज वो लैंड रोवर चला रहा था। लोगों के पेट में दर्द होने लगा और तरह तरह के ताने आने लगे।
इसने पक्का गाड़ी किराए पर ली होगी। इसके फटे पुराने कपड़े तो देखो, क्या ये इस कार के लायक है? कितना छपरी है, कार दिखा के अकड़ रहा है। थू है भाई। तभी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सु किंगयान खुद उसकी तरफ बढ़ने लगी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हे भगवान, क्या सच में इन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है? भाई मानना पड़ेगा, बंदा असली किंग है। गाड़ी किराए की हो या असली, इस लौंडे का जिगरा तो देखो। सु किंगयान भीड़ को चीरती हुई गुयान के सामने आकर खड़ी हो गई और रुखेपन से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? गुयान ने उसे देखा और हल्की सी स्माइल देकर बोला, अरे तुम, क्या इत्तेफाक है, मैं यहां डेटिंग रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए आया हूं। सु किंगयान हैरान रह गई, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मतलब तुम्हें डेट पर जाना है? गुयान हंसते हुए बोला, अरे सच्चा और प्यारा रोमांस किसे नहीं चाहिए? सु किंगयान की आंखें और छोटी हो गईं, तो फिर कॉलेज में ही किसी को क्यों नहीं पटा लेते? वो तो ज्यादा आसान होता। गुयान ने बिंदास जवाब दिया, क्योंकि इस शो में आने वाली सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। और भाई जब डेटिंग की बात हो तो जाहिर है सबसे बेस्ट ही ढूंढनी चाहिए। इंसान को अपनी सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। सु किंगयान ने फेक स्माइल दी, तो तुम्हें ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुयान ने मजे लेते हुए कहा। और तुम, क्या तुम भी यहां ऑडिशन देने आई हो? मैं इसमें हिस्सा नहीं ले रही। तो फिर यहां क्या कर रही हो? सु किंगयान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। मैं तो बस ये देखने आई हूं कि तुम यहां से लात खाकर बाहर कैसे होते हो। गुयान ने पलटकर ताना मारा, सॉरी बॉस, पर आज का लकी मेल गेस्ट मैं ही हूं। दोनों पुराने दोस्तों की तरह आराम से बातें कर रहे थे और यह देखकर वहां खड़े बाकी लड़कों के सीने पर सांप लौट रहे थे। सब इस लैंड रोवर की वजह से था। भाई, कभी कभी आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, आपकी गाड़ी ही आपके लिए बोल देती है। जल्द ही ऑडिशन का पहला राउंड शुरू हो गया। गुयान अपना टोकन नंबर लेने के लिए लाइन में लग गया। चिलचिलाती धूप और गर्मी में सबका पसीना छूट रहा था। हु शियाओजी हाँफते हुए बोला, भाई यान, अच्छा हुआ जो तुमने सूट वूट नहीं पहना, वरना आज तो गर्मी से तुम्हारी टाई फिश हो जाती। ली मिंग ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, भाई यान, मैं पानी खरीदने जा रहा हूं, मेरा वेट करना। गुयान ने हाथ से रुकने का इशारा किया। अरे छोड़, पानी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ली मिंग चौंक गया। क्यों भाई? गुयान ने एक सस्पेंस वाली स्माइल दी। थोड़ी देर रुक, कोई खुद मेरे लिए पानी लेकर आने वाली है। ली मिंग ने तुरंत मजे लिए। भाईयान, तुम कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पका रहे हो। तुम्हारे लिए पानी कौन लाएगा? तुम तो खुद हमेशा अपनी क्रश के लिए पानी ढोने को तैयार रहते हो। बकवास बंद कर और चुपचाप जा। तभी पास ही एक पेड़ की छांव में एक लड़की ने लेमनेड नींबू पानी के 2 कप खरीदे। वो सु किंगयान के पास आई। यान, ये लो, इसका नाम है धोखेबाज आशिक नींबू पानी, बड़ा टेस्टी है। सु किंगयान ने कप पकड़ा, पर उसने देखा कि उसकी रूममेट कुइहुआ की आंखों में दिल बने हुए थे और वो कहीं और ताक रही थी। कुइहुआ बोली, मैंने एक एक्स्ट्रा कप खरीदा है, मैं इसे उस लैंड रोवर वाले लड़के को देने जा रही हूं। ये सुनते ही सु किंगयान ने उसका हाथ झटके से पकड़ा। कुइहुआ, तुम उसे पानी क्यों दे रही हो? क्या तुम उसे जानती हो? कुइहुआ ने बिंदास कहा, नहीं जानती, इसीलिए तो जानने का मौका ढूंढ रही हूं। मुझे रोको मत, अगर रोका तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और तुम कुछ छुपा रही हो। सु किंगयान कुछ बोल नहीं पाई और बेबसी से कुइहुआ को गुयान की तरफ भागते हुए देखती रही। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सु किंगयान को हैरान कर दिया। गुयान ने कुइहुआ को मुंह पर सीधे मना कर दिया। इतनी लंबी और खूबसूरत लड़की कुइहुआ, जो पहली बार किसी लड़के को पानी पिलाने गई थी, उसे रिजेक्शन झेलना पड़ा। वो एकदम उतरा हुआ मुंह लेकर वापस लौटी। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि लगा बस जमीन फट जाए और वो समा जाए। हे भगवान, उसने मेरा पानी पीने से मना कर दिया, कितनी बेइज्जती है। सु किंगयान ने अपनी हंसी रोकी और बोली, शायद तुमने ठीक से अप्रोच नहीं किया होगा। इधर हु शियाओजी का सब्र टूट गया। भाई यान, तुमने उस कड़क लड़की को मना कर दिया, बेचारी का दिल टूट गया होगा। गुयान एकदम शांत था। तुम लोग कितने उतावले हो यार, थोड़ा धीरज रखो। कुइहुआ जितना इस बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। सु किंगयान को आखिरकार बीच में कूदने का मौका मिल गया। तू गुस्सा मत हो, मैं जाकर उस अकड़ू को सबक सिखाती हूं। अगले ही पल सु किंगयान तेजी से गुयान की तरफ बढ़ी और उसके ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। आकर पैनी निगाहों से उसने सीधे पूछा, नखरे दिखा रहे हो, है ना? मेरी रूममेट ने अभी तुम्हें ड्रिंक दी थी, तुमने पी क्यों नहीं? गुयान ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं अजनबियों से ड्रिंक नहीं लेता। सु किंगयान हंस पड़ी, तो अगर मैं तुम्हें ड्रिंक दूं, क्या तुम पियोगे? गुयान ने सिर हिलाया, पी सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम धोखेबाजों से अच्छी तरह वाकिफ हो। सु किंगयान मुड़ी, रुको, मैं तुम्हारे लिए लाती हूं। अचानक गुयान ने कहा, रुको। सु किंगयान ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? गुयान की निगाहें उसके हाथ में पकड़े नींबू पानी के गिलास पर टिकी थीं। मैं इसे पीना चाहता हूं।
ये सुनकर हु शियाओजी का मुंह खुला रह गया। क्या भाई यान सच में इतने बहादुर हैं? सु किंगयान ने उस नींबू पानी के गिलास से पिया था, यहां तक कि स्ट्रॉ पर उसकी लिपस्टिक का हल्का सा निशान भी था। उनके आसपास कतार में खड़े सभी लड़के अविश्वास से उसे देख रहे थे। ये आदमी मानो लालटेन लेकर शौचालय जा रहा था, यानी सीधे सीधे मौत को दावत दे रहा हो। लेकिन गु यान को तलवार की धार पर इस तरह का खेल खेलना अच्छा लगता था। सु किंगयान 2 पल के लिए रुकी, फिर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें देने की हिम्मत करती हूं, क्या तुम इसे पीने की हिम्मत करते हो? गु यान ने ताना मारा। जैसे को तैसा, मैं पीने की हिम्मत करता हूं, क्या तुम मुझे देने की हिम्मत करती हो? सु किंगयान को इस तरह उकसाया जाना पहली बार था और उसका उग्र स्वभाव तुरंत भड़क उठा।